जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूं। आज मैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे मैंने होने वाले सभी प्रश्नों को उठा लिया है और सभी प्रश्नों की पीडीएफ बना ली है। 100% चांसेस हैं कि क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से इसी वीडियो से आपका टॉपिक आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जहां मस्त ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के दो उदाहरण दीजिए। तो देखो देखो, सेवा क्षेत्र में सेवा की बात होगी तो आपका परिवहन आता है, संचार व बैंकिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैंकिंग ऐड कर लिया है, वरना आप परिवहन व संचार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? अंतिम उत्पाद की, क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। सिंपल सा आंसर मैंने चूज किया, ज्यादा ना लॉन्ग टर्म में जाना है, ना शॉर्ट टर्म में ज्यादा आना, मीडियम फेज में रहना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है? तो प्राथमिक क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है पूरे विश्व में। संगठित क्षेत्रों की दो विशेषताएं बताइए। तो संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान होते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रांग सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का अनुपालन करना होता है। ठीक है, रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वर्ष 2025 में, वो 2005 में। आर्थिक गतिविधियां जो तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती हैं, का एक उदाहरण मधुमक्खी का पालक तृतीय क्षेत्रक में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्रक में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का यही मुख्य उद्देश्य होता है कि सामाजिक कल्याण व सुरक्षा मिले लोगों को। ठीक है, देखो सरकार हमेशा यही चाहती है कि आपका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, समाज को प्रभावित सुरक्षा मिले, वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको सुरक्षा दिखाई दे। टिस्को जैसी कंपनी कौन से एक्ट लागू नहीं होगा? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, टिस्को एक ऐसी कंपनी है जिसमें ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नहीं लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब सीमित समय के लिए काम है, फिर उसके बाद साल भर काम नहीं है, ऐसा। भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है? सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी। ठीक है, सेवातन छुट्टी को प्रावधान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संगठित क्षेत्र में। 1973 में 2013 1973 से 2013 के बीच कौन सी गतिविधि सबसे बड़ा नियोक्ता साबित होती रही है? तो कृषि। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा है? तो तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, उस क्षेत्र का नाम बताइए जो अन्य सभी उत्पादों के लिए आधार बनाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अन्य सभी पदार्थ उत्पादों के लिए आधार बनाते हैं। ठीक है, 3 से 5 अंक वाले क्वेश्चनों को भी उठाया है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, या तो 3 को नंबर में पूछ लिएगा या 5 नंबर में पूछ लिएगा। दोनों को मैंने शॉर्टकट करके आप लोगों को हेडिंग वाइज समझाने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी पीडीएफ है, कंटेंट मेरा नंबर 1 का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समझाने का तरीका थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों में नहीं होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा आपका, सार्वजनिक क्षेत्र पर परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, रोजगार सुरक्षा दी जाती है, संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती हैं। अब निजी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है, सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है, अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है, रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। यहाँ पे यह टॉपिक सबसे अच्छा मुझे लगा। किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप जाएंगे, आपसे काम बहुत ज्यादा लिया जाएगा और चीजों को आप लोगों को मतलब कि सुरक्षा भी नहीं दिया जा सकता। लिमिटेड कंपनी में आप चले जाएंगे, उसमें भी यही मैंने देखा है, लोगों को अच्छे से घिसवाते हैं, 8 घंटे काम करवाते हैं, समझ लीजिए छुट्टी भी नहीं मिलती। संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं समानता नहीं दी जाती। हाँ, ये भी मैं मानता हूँ, नहीं दी जाती हैं। अब जो एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठ रहा होगा, मैंने यहाँ पे नहीं बताया आप लोगों को, कि असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। तो जब असंगठित क्षेत्र होंगे तो यह क्षेत्र सरकारी नियमों विनियमों को नहीं मानता, न्यूनतम वेतन मिलता है, रोजगार व अवधि की कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती, किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता, निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है?
तो संगठित क्षेत्र अधिक वेतन प्राप्ति, नौकरी सुरक्षित, कार्य की स्थिति अच्छी, कर्मचारी योजनाओं का लाभ पाते हैं, कार्यविध काम के घंटे निश्चित होते हैं। असंगठित क्षेत्र कम वेतन प्राप्ति, नौकरी सुरक्षित नहीं, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां, कर्मचारी योजना में लाभ नहीं, कोई निश्चित कार्यावधि नहीं, आज 2 महीना कराया कल से नहीं आना, सीधे बोल दें क्या फायदा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान बताइए। तो राष्ट्रीय रोजगार मतलब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है सरकार साल में। रोजगार न मिलने या काम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना, अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होना, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित रखना, गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना, मतलब ये नहीं कि इनको नहीं मिलेगा इनको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। यद्यप आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है क्योंकि नीचे मैंने पीडीएफ में शायद ऐड किया, हाँ लिए किया है, ठीक। प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। विनिमय उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि। तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं, किसी एक की भी अनुपस्थित का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियां सुझाइए। तो क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन देना, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना, अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन, मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। तो रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में ही नहीं बढ़ते। कृषि शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है, संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है, अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है, वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। आप एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, असंगठित क्षेत्र किस कर्मचारी की अपेक्षा आपको कौन सा लाभ प्राप्त होंगे। तो काम के निश्चित घंटे तय होंगे, ये तो सभी जानते हैं कि काम के निश्चित घंटे तय होंगे। निश्चित समय में अधिक काम करने की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, चिकित्सा सुविधाएं व पेंशन सुविधाएं मिलेंगी, सवेतन अवकाश, भविष्य निधि की सेवा अनुदान मिलेगा, कार्यस्थल पर उचित वातावरण और न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होंगी, अनुचित शोषण नहीं होगा। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के निर्माण में सामूहिक भूमिका निभाता है। तो उत्तर होगा इसमें ढांचागत सुविधाओं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अभी बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के हैं, बहुत से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया भी, आप पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एकदम आराम से चीज़ों को समझाऊंगा और चीज़ों को अच्छे से बताने का प्रयास भी करूंगा। लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती हैं, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं, श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इसका एक एक उदाहरण दीजिए। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं, उसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण, ग्रामीण क्षेत्र में 4 व्यक्तियों की आवश्यकता वाले खेत में परिवार से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्र के किसी दुकान पर 2 की आवश्यकता है के स्थान पर 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास कपड़े की छोटी सी दुकान है, उसमें एक व्यक्ति की जरूरत है परंतु 2 लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब प्रचंड बेरोजगारी में आता है। छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रचंड वही है, अभी मैंने नाम बताया था आप लोगों को ना, याद कर लीजिएगा। जब कोई देश विकसित होता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है तथा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को बढ़ता है। इस कथन का विश्लेषण करें। विकसित देशों का इतिहास बताता है कि विकास की शुरुआत में आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्षेत्रक महत्वपूर्ण था। भारत में कृषि असंगठित क्षेत्रक है। क्या आप इस कथन से सहमत? उत्तर की पुष्टि करें। कृषि एक असंगठित क्षेत्र क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं है, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है। कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरों के अलावा अन्य सुविधाएं नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, मजदूरों की सुरक्षा नहीं है, नियम विनिमय का अनुपालन नहीं है। भारत में तृतीय क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? यह लोगों का बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ आदि। कृषि और उद्योगों के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। लोगों के आय स्तर को बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पन्न होती है। सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई हैं। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों व निम्नलिखित मुद्दों पर सुरक्षा की आवश्यकता है। मजदूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य उदाहरण के साथ व्याख्या करें। नियोक्ता मजदूरों की रक्षा करने वाले कानूनों का पालन करने से इनकार करते हैं, इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता है। श्रमिकों को उचित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता और इसलिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। नौकरी सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें भी सुरक्षा की आवश्यकता है। श्रमिकों की भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, भुगतान किए गए अवकाश, चिकित्सा लाभ आदि जैसे कोई अन्य लाभ नहीं मिलते। सेवानिवृत्त होने के बाद भी पेंशन नहीं है। देखो, पेंशन के लिए मैं कहूँगा कि ये चीज़ सही है, लेकिन कुछ जगहों पर पेंशन होनी जरूरी है। जहाँ सैलरी कम है वहाँ पेंशन जरूरी है। या तो आप सैलरी को काट के पेंशन बनाएं या फिर सैलरी कम करके पेंशन बनाएं, लेकिन जहाँ पे सैलरी आती है वहाँ पे पेंशन की जरूरत नहीं है। कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। तो असंचित भूमि, आय में उतार चढ़ाव, कर्ज का बोझ, मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं, कृषक कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर करना। अब हम कृषि में अधिक रोजगार कैसे पैदा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी उठाए जो आपकी बुक्स में मतलब कि एज अ प्रिंटेड रूप में नहीं होगा, लेकिन हिडन रूप में है। तो हिडन रूप के क्वेश्चनों को भी आप जानिए, चीज़ों को अच्छे समझिए, क्योंकि इस बार का पेपर मैं कह सकता हूँ हिडन रूप में आएगा। हिडन रूप में मतलब जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब उसमें कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे एक शब्द मिल गया बेरोजगारी, तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं अब हम रोजगार कैसे पैदा कर सकेंगे, ये हिडन क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने ऐड किया। किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है। सूखे क्षेत्र की सिंचाई के लिए बांध बनाए जा सकते हैं। बीज व उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा सकती है। भंडारण की सुविधा प्रदान की जा सकती है। परिवहन सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब तीनों आर्थिक क्षेत्रकों में ऐतिहासिक बदलावों पर चर्चा करें। 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक प्रमुख क्षेत्र थे। क्षेत्र प्रमुख था कौन कौन सा, देखो, जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता गया और अधिशेष भूषण का उत्पादन होता रहा, लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज्ड किया। बहुत जल्द ही द्वितीय क्षेत्र में प्रमुखता मिली। प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास के कारण भारत सूचना की प्रौद्योगिकी डराएगी नहीं यार। प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिक, व्यापार, परिवहन आदि तृतीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली। 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% थी। तो आशा है, उम्मीद है और अनुभव भी मेरा कहता है, मैंने खुद पेपर एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, ऐसा नहीं, बुक्स और नोट्स वगैरह मैंने भी पढ़ी हैं। क्वेश्चन लोगों के लगातार मैं पेपर सॉल्व भी करता हूँ, और जो पेपर मैं बनाता हूँ ये लोगों से सॉल्व भी करवाता हूँ। मैं अपने क्लास के स्टूडेंट से भी सॉल्व करवाता हूँ, और मैं 3-4 क्लासेस मतलब कॉलेजेस हैं जहाँ पे मतलब कि इसको मैं भेजता हूँ। उसके बाद आप लोगों के लिए समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आशा उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और फरवरी से पहले 25 फरवरी से आप एग्जाम, लेकिन फरवरी से पहले आप लोगों के सभी, अभी टोटल चैप्टर्स की बात करूँ तो 70 से 80 चैप्टर होंगे, और दिन भी लगभग इतने ही बचे। मैं पर डे एक वीडियो डालकर आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट करवाने का पूरा वादा करता हूँ। धन्यवाद।